नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। संसद में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने मांगे पूरी न होने पर सदन का बहिष्कार किया, तो वहीं निलंबित सांसदों ने बापू की प्रतिमा के पास धरना दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Cannot allow this. I cannot allow this. This will not go on record. Cannot allow this. I cannot allow this. मॉनसून सत्र में हुए हंगामे की वजह से पूरे शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के 12 सांसदों को नो एंट्री का मुद्दा तीसरे दिन भी संसद से सड़क तक विपक्ष के रोष का सबसे बड़ा सबब बना। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित हुए विपक्षी दलों के 12 सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। संसद परिसर के बाहर जो गांधी प्रतिमा है, वहां पर वो तमाम सांसद जो इस वक्त राज्यसभा से निलंबित हैं, वो धरना दे रहे हैं। और देखिए कि सभी विपक्षी दलों के सांसद जिन्हें बाहर कर दिया गया था यहाँ मौजूद, और उनके समर्थन में भी कई सांसद मौजूद हम देख पा रहे हैं। तो सदन के भीतर भी इनकी एंट्री की मांग पर शोर मचा। तमाम विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग की, लेकिन आसन से विपक्षी सांसदों की मांग अनसुनी हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने निलंबन वापसी की मांग को लेकर के हंगामा किया, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। Cannot allow this. I cannot allow this. This will not go on record. And I hope that this will be shown to the people what is being done in this house. इधर लोकसभा की सूरत भी जुदा नहीं रही। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस और डीएमके सांसदों ने भी वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सांसदों के व्यवहार पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और सदन को स्थगित कर दिया। संसद के भीतर की अधूरी कहानी संसद के बाहर पूरी हुई। राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित 12 सांसदों ने संसद परिसर में बने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने निलंबित सांसदों को चॉकलेट बांटी। बापू की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे 12 निलंबित सांसदों ने सत्ता पक्ष पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि संसद में जनता की बात उठाना गुनाह नहीं है। माफी सरकार मांगे, क्योंकि वो सावरकर की परंपरा वाली है। और माफी किस बात की मांगे? हमारा क्या गलती है, क्या कसूर है? क्या हम काला कानून वापस लेने की बात करना हमारे लिए गुनाह है? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बात उठाना गलत है। हम देश के जनता के हित के बारे में सदन में आवाज रखते हैं। खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, पीपल के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, फार्मर्स के लिए लड़ रहे हैं, वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी क्या कार्रवाई है? सरकार उनकी, मार्शल्स उनके, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके, सेलेक्टिव लीकेजेस उनके, कार्रवाई उनकी। किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को पूछा नहीं गया, किसी को अपने डिफेंस में बात करने का मौका नहीं दिया गया, और डिसीजन अपना, जजमेंट अपना। ये कौन सी तरीके की सरकार आप लोग चला रहे हैं? We tell them categorically to apologize for this. We are not followers of Savarkar. Savarkar can do it, but we can never. बाहर ही बैठे रहेंगे। हम तो संघर्ष करने वाले लोगों में से हैं, जमीन से उठ के संघर्ष करते यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ तो सबका मालिक एक मोदी जी जो बोलते हैं उसको सब लोग मानते हैं। यहाँ तक कि कृषि बिल में उन्होंने अपने मंत्री से किसी से भी सलाह नहीं लिया। शाह और शहनशाह दो ही लोग चला रहे हैं इस देश को। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। आपकी क्या मांग है? आप लोगों की क्या सिंपल मांग है कि शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से सस्पेंड किया है एमपीज को, इंक्लूडिंग मी, वो सस्पेंशन रिवोक करना चाहिए, और इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, उसको बंद करना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि संसद में हर किसी की बात सुनी जानी चाहिए, और हंगामा भी इसीलिए होता है क्योंकि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों को दबाना चाहती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि अगर विपक्ष मर्यादा लांघेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। अरे देखिए, किसी के पैर पड़ के अंदर जाने का सवाल नहीं उठता। यहाँ डेमोक्रेसी का सवाल है, उसूलों का सवाल है।
जहाँ तक बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स का सवाल है और इस देश के संविधान के तहत हमने उनको पूछ रहे हैं। मानसून सेशन में भी हम डिबेट चाहते थे, हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो डिबेट पे पार्टिसिपेट नहीं की। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं, कृपया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सब अपोजिशन लीडर से, कृपया हाउस में आइए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर 12 एमपी अंदर आना चाहते हैं तो वो क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, कम से कम पश्चाताप तो व्यक्त करना ही चाहिए। समूचा विपक्ष आहत है और एक तरह का भय है हम सबके मन में कि लोकतंत्र और संसदीय जो परंपराएं हैं वो खतरे में हैं। सरकार उनको सही ढंग से नहीं महफूज रख पा रही, तो अपना अपना तरीका है विरोध दर्ज करने का। जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप? विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता पक्ष बहुमत की ताकत से संसद को कमजोर करना चाहता है, बहस मुबाहिसे की परंपरा को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र की परिभाषा ही बदलना चाहता है। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। लगे हाथ ये भी कह डाला है कि अब यूपी का कोई अस्तित्व नहीं। उधर शरद पवार कहते हैं कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से लाल किले की सीढ़ी बनाने में मशगूल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि यूपीए का कोई वजूद ही नहीं है। आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। देखो सारोद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के। हालांकि मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने हाजिर हुई ममता बनर्जी के साथ मराठा छत्रप और यूपीए के हिस्सेदार शरद पवार भी मौजूद थे। लिहाजा उन्होंने इस बयान के खतरे को भांप लिया और ममता के बयान के उलट ये कह डाला कि विपक्षी नेतृत्व को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाले विपक्ष के सामूहिक नेतृत्व का विकल्प तलाशा जाना चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात और दिल्ली की राजनीति में दीदी की बढ़ती दिलचस्पी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने तंज कसा। बोले, बंगाल तो संभलता नहीं, पीएम बनने के सपने देख रही हैं। हमारे बंगाल में ये एक ट्रेडिशन बन चुकी है, जो सरकार धीरे धीरे वहाँ फेल हो जाती है, वो पूरा देश में जाके अपना इमेज बनाने का प्रयास करती है। ज्योति बाबू होते हुए 35 साल लगभग वामपंथी सरकार थी और वामपंथी लोगों ने भी काफ़ी प्रदेशों में गए थे, जबकि पूरा देश में कई कई जगह संगठन था। आज केवल एक जगह हाशिया में चले गए, केरल में कैसे भी बचे हुए। और इस प्रकार ममता बनर्जी बंगाल को ही सुधार नहीं पा रही हो, पूरा देश में क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है कोई खास सफलता मिलेगी। बंगाल विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद ममता बनर्जी लगातार दूसरे राज्यों में पांव जमाने की कोशिश कर रही हैं, तो साथ ही कांग्रेस से इतर बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की जुगत में लगी हैं। लेकिन 2024 अभी दूर है और तब तक गंगा में काफी पानी बह चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी के ऐलान के बाद संसद से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हुआ।
और अब उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी की मुहर लगा दी है। लेकिन कानून वापसी के बाद किसानों की घर वापसी कब होगी, इस सवाल का माकूल जवाब 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद ही मिल पाएगा। इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे, ये संकल्प है बॉर्डर पर 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों का। ये प्रण है किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं का। पीएम मोदी के ऐलान और संसद से कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगने के बाद पंजाब के 32 किसान संगठनों ने आज अलग अलग बैठक कर भविष्य की रणनीति पर विचार किया। किसानों की घर वापसी को लेकर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ संगठनों का मानना है कि पंजाब के कुछ किसान यूनियन कृषि कानून की वापसी के बाद अपने घरों की ओर रवाना होना चाहते हैं, जबकि इसको लेकर कई तरह की अफवाहें, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और एक देखिए कि ये यहाँ पे पंजाब के जितने किसान यूनियन है, 32 संगठन है, उनकी एक बैठक है और उसमें 4 दिसंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है उसमें निर्णय लिया जाना है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, MSP पर कानून गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी। किसान संगठनों के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार शहीद किसानों की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। 19 तरीक ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ स्टेट सरकारों को देना चाहती है। पंजाब की तरह हरियाणा के किसान संगठनों ने भी सिंघू बॉर्डर पर मंथन किया। किसान नेता हरेंद्र सिंह लखोवाल ने भी दो टूक कहा कि MSP समेत तमाम मांगों पर जब तक सरकार लिखित गारंटी नहीं देगी तब तक वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, जो हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है, सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बनतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लें, फिर ही हम कोई अगली 4 तारीख को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। दरअसल किसान नेताओं के बयान में फर्क की वजह से ऐसी खबरें आ रही थीं जिससे आंदोलन को लेकर के गलत संदेश जा रहा था। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चे के शीर्ष नेताओं ने साफ कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है और उसकी एकता चट्टान की तरह कायम है। संयुक्त किसान मोर्चा के लिए ये 60 to 65% विक्ट्री है, इसलिए बाकी 35 to 40% जो मुद्दे इश्यूज हैं जो उस 35% में आते हैं उनके ऊपर भी लगातार चर्चा हो रही है। उसमें 2 के लिए केसेस वापस लेने के लिए और दूसरा MSP के लिए एक चर्चा में कुछ चीजें आई है जो हमने बात की है। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फुड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फुड़ा चला ले और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों में 2 मत हैं। पंजाब के कुछ किसान संगठन अब घरों को लौटना चाहते हैं, जबकि ज्यादातर अपनी बाकी मांगों पर भी सरकार से लिखित गारंटी चाहते हैं। हालांकि सभी किसान संगठनों ने आखिरी फैसला संयुक्त मोर्चे पर ही छोड़ दिया है। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, आप देखते रहिए नॉन-स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।